नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की 6वीं वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो बना चुका हूं और आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 101। तो प्रश्न नंबर 101 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ध्यान रखेंगे, लोदी वंश की जो स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने करी थी। और जो सिकंदर लोदी है इसने आगरा नगर की स्थापना, ये लोदी वंश से ही है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने करी? उस शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो सिकंदर लोदी है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नगरकोट का, सुना होगा नगरकोट का ज्वाला देवी का मंदिर, नगरकोट का ज्वाला देवी का जो मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़कर इसने उसके टुकड़े करवाए और टुकड़े करवाकर इसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए उसे दे दिया। कसाईयों को मांस तौलने के लिए उसे दे दिया। इसका गले की बीमारी के कारण कुछ समय बाद निधन हो गया। गले की बीमारी के कारण कुछ समय बाद निधन हो गया इसका। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की। इसने नगरकोट देवी जो मंदिर था उसकी ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों को दे दिया उसके मांस तौलने के लिए, जाओ इससे मांस तौलो। ठीक है। अच्छा, और ये जो सिकंदर लोदी है वो गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के उपनाम से ये कविताएं लिखता था। ठीक है, ये कविताओं की रचना करता था। और जो इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसे 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। बाबर ने किस में हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने हराया। किसने हराया? बाबर ने, 1526 में। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। तो इस प्रकार ये लोदी वंश हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। प्रश्न नंबर 102 देखिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर एवं बुक्का ने। किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। अगला 103वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 103 देखें। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू था। हसन गंगू था और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। किसकी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश पे आते हैं हम। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो बाबर का जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा नाम था किसके? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। ये किसके शासक थे? फरगाना नामक, फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। कौन? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और ये फरगाना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। और ये 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। कब? 1494 में। ठीक है, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया भारत पर। ध्यान रखेंगे, 5 बार आक्रमण किया। जन्म कब हुआ था इसका? 1483 ईस्वी में। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कहाँ के शासक थे? फरगाना नामक छोटे राज्य के। ये फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 में। और इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसी के बारे में। और 5 बार भारत पर आक्रमण किया बाबर ने। ध्यान रखेंगे, जन्म कब हुआ? 1483 में। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। और ये स्वयं गद्दी पर बैठा था 1494 में। ठीक है, ये सारी बातें। 5 बार आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था इसका 1519 में किया इसने। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। कब? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहला आक्रमण था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध।
ठीक है। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। इसमें इसने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। किसको? बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। बाजौर व भेरा को अपने अधिकार में इसने ले लिया। अच्छा, इसके बाद इसने दूसरा जो आक्रमण किया था वो किया था 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, उसको इसने हराया 1526 में। 1526 में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और फिर एक 1527 में हुआ, फिर 1528, 1529। चलो मैं आगे बताऊंगा अब। तो पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? अभी मैंने बताया था, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब 1527 की बात करते हैं। तो 1527 का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध को हम खानवा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध। ध्यान रखेंगे, 1527 में जो युद्ध हुआ था इसको हम क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध। खानवा, इसको हम खानवा का युद्ध कहते हैं। फिर 1528 में एक युद्ध हुआ, बाबर का युद्ध हुआ। ये हुआ चंदेरी का युद्ध। ये कौन सा था? चंदेरी चंदेरी का युद्ध हुआ। ये किस किस में बीच में हुआ? ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो 1527 का युद्ध हुआ था खानवा का, राणा सांगा और बाबर के बीच। फिर 1528 का हुआ था चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ। ध्यान रखिएगा। 1529 में एक और युद्ध हुआ, ये से कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा, ये हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। किसके बीच में? अफगानों के बीच में। अफगानों, इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। ध्यान रखिएगा, अफगानों के बीच में। तो इसके 5 युद्ध हुए। एक तो मैंने था 1519 में बताया मैंने आपको। 1519 में कौन सा हुआ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, जिसमें इसने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में लिया। फिर 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, राणा सांगा और इसके बीच में, जिसमें बाबर ही विजयी रहा। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, जिसमें इसने मेदिनी राय को हराया। 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, जिसमें इसने अफगानों को हराया। ठीक है, 1528 में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी जो मृत्यु है बाबर की, वो हो जाती है आपकी 26 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताया, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इसी में इसने पहली बार, भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग किया, पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। और इसके जो जो तोप खाने के जो उस्ताद थे या जो निशानेबाज थे, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तोप खाने को जो चलाने वाले थे वो दो थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये इसके प्रसिद्ध निशानेबाज थे। और मुस्तफ़ा, एक था मुस्तफ़ा। ठीक है, दो निशानेबाज थे इसके तोप खाने के। तो पहली बार तोप खाने का प्रयोग जो भारत में हुआ वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब हुआ? तो किसने किया? तो ये किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और इसके निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ध्यान रखेंगे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया
कि इसकी जो मृत्यु है 1530 में हो गई। अब 1530 में जो शासन करने आता है, इसके वैसे 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे इसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसके 4 पुत्र थे किसके? बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल। ये इसके 4 पुत्र थे। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है हुमायूं। कौन बैठता है? हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में। 23 वर्ष की अवस्था में ये बैठता है 1530 में। लेकिन ये अपने जो भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनमें भी राज्य का बंटवारा कर देता है। ठीक है, इनमें भी अपने राज्य का बंटवारा कर देता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इसने हुमायूं ने 1533 में दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं ने 1533 में ध्यान रखिएगा, 1533 में क्या? दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना इसने करी। किसने? हुमायूं ने। 1533 में दीनपनाह नामक नए नगर की इसने स्थापना की। इसके बाद हुमायूं जो था, इसके 2 युद्ध होते हैं। एक तो होता है इसका 1539 में शेरशाह के साथ युद्ध होता है। किसके साथ? शेरशाह के साथ। शेरशाह के साथ होता है चौसा का युद्ध। 1539 में कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। किसके साथ होता है? शेरशाह के साथ, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। इसके बाद बाबर का एक और युद्ध होता है 1540 में। ये भी शेरशाह के साथ ही था, ये भी शेरशाह के साथ था। लेकिन अब ये जो होता है, इसे हम कहते हैं 1540 के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध। किसे क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का युद्ध। इसमें भी शेरशाह इसे पराजित कर देता है हुमायूं को, और आगरा और दिल्ली पर इसका कब्जा हो जाता है। जब आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो जाता है तो इसे यहाँ से भागना पड़ता है, ये निर्वासित हो जाता है और 15 वर्षों तक ये घुमक्कड़ी जीवन बिताता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ऐसे ही भागते भागते इसकी 15 साल निकल जाती हैं। और 1555 में हुमायूं वापस आता है सेना संगठित करके, और जो सूरी शासक था उस समय का सिकंदर, 1555 की बात करूं मैं, 1555 में जो सूरी शासक था सिकंदर, उसे ये आके पराजित कर देता है और वापस गद्दी पे बैठ जाता है। कब की बात थी? 1555 की बात थी। 1555 में वापस आता है भारत, और सूरी शासक सिकंदर को किसे? सूरी शासक सिकंदर को, ठीक है, सिकंदर महान की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सूरी शासक सिकंदर की बात चल रही है। उसको पराजित कर देता है और पुनः गद्दी पर काबिज हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? इसने जो दीनपनाह नामक नगर बनाया था ना, दीनपनाह, उसमें पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब इसका जीवन जो है भागते भागते ही बीत जाता है, और लड़खड़ाते आया और लड़खड़ाते ही ये चला गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो इतिहासकार थे लेनपुल, उन्होंने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। ये बात कही थी जो इतिहासकार थे लेनपुल, उन्होंने एक बात इसके बारे में कही। ठीक है, लेनपुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको हुमायूं जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम आगे प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे हराया? तो बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे हराया था? बताइए, जल्दी बताइए। हुमायूं को हराया था, हुमायूं को। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में इसने हराया। इसके बाद इसे 15 साल तक इधर उधर भटकना पड़ा। अच्छा, और गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की? गुलबदन बेगम ने रचना की हुमायूंनामा की। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। अच्छा, बाबरनामा किसने लिखा?
ये है क्या, इनकी जीवनियाँ या आत्मकथा है। तो बाबरनामा जो है स्वयं बाबर ने लिखा था, ये इसकी आत्मकथा है, ये बाबर ने ही लिखा था बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर ने ही लिखा था। और अकबरनामा क्या है, अकबरनामा अकबर के जीवन से संबंधित है। इसे किसने लिखा था, अकबरनामा ने, अकबरनामा को लिखा किसने था, अकबरनामा की अगर हम बात करें तो अकबरनामा बताइए किसने लिखा था, जल्दी बोलिए, आवाज दीजिए। तो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने, किसने लिखा था, अबुल फजल ने, अबुल फजल, फजल, अबुल फजल ने लिखा था बाबरनामा। अब एक और है क्या, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी, जहांगीर द्वारा ही इसे शुरू, इसे जो स्टार्ट किया था जहांगीर ने ही शुरू किया था, इसे लिखना शुरू किया था। लेकिन इसे जो पूरा किया वो मोतबिंद खां ने किया, किसने, मोतबिंद खां। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी को। अब आते हैं अगले पे, प्रश्न पे 109। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, तो जब इसने शेर शाह ने हुमायूं को जब पराजित कर दिया और ये खुद शासक बन गया दिल्ली का, तो इसने एक रोड का निर्माण कराया जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, शेर शाह सूरी ने कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, शेर शाह सूरी ने कराया। ध्यान रखेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, अब अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, हेमू को हराया था, अकबर ने हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था और ये युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 में। ठीक है, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं की जब मृत्यु हो गई 1556 में, तो अकबर गद्दी पर बैठा। कौन बैठा गद्दी पर, अकबर बैठा। और उसका जो संरक्षक था, उसका जो संरक्षक था अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। कौन था, बैरम खां। बैरम खां इसका संरक्षक था, ध्यान रखिएगा। 1556 में ये गद्दी पर बैठा और बैरम खां इसका क्या रहा, संरक्षक रहा। अब इस जब ये रहा तो 1556 में ही इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और इसने हेमू को हरा दिया, ध्यान रखिएगा। तो अकबर का संरक्षक कौन था, 111 प्रश्न देखिए, कौन था, बैरम खां था। कौन था, बैरम खां था। अबुल फजल कौन था, अबुल फजल अभी मैंने बताया था। अबुल फजल कौन था बताइए, अबुल फजल मैंने अभी बताया था। अबुल फजल ने क्या किया था, अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी थी, अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी थी। और ये जो तानसेन थे इसके दरबार में रहते थे और ये संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे तानसेन। और हरिविजय सूरी जैन संत थे, हरिविजय सूरी क्या थे, एक जैन संत थे हरिविजय सूरी। कौन, हरिविजय सूरी एक जैन संत थे। ठीक है, अब आगे हम बात करें, जिसे इसने जगत गुरु की उपाधि ध्यान प्रदान की। इसने क्या किया, इन्हें जगत गुरु की, जगत गुरु। तो प्रश्न भी आ जाता है, अ, अ, जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की, तो हरविजय सूरी को। हरविजय सूरी को क्या की, जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। देखें अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो यहाँ एक एक करके सन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करें, पहला ऑप्शन है 1562। तो 1562 में अकबर ने अपने आप को हरमदल से मुक्ति दिलाई, हरमदल से मुक्ति। ठीक है, 1562 में क्या किया, हरमदल से मुक्ति, हरमदल से मुक्ति। कब, 1562 में। हरमदल क्या होता था, महिलाओं का एक समूह होता था। ठीक है, राजे महाराजे जो इनका था सिस्टम मुगलों का, वो बहुत सारी महिलाएं जिसमें रहती थी, वो हरमदल था। अब आगे देखें विस्तार में, हम फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। और 1563 में इसे तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा, जो हिंदू हुआ करते थे अगर कहीं यात्रा पे जाना होता था तो वहां पे इन्हें टैक्स देना पड़ता था, तो वो तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया 1563 में। और इसने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया, 1564 में किस क्या जमा समाप्त कर दिया, जजिया समाप्त कर दिया। जजिया क्या था, तो जो हिंदू होते थे या जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उन पे जो लगने वाला कर था उसे जजिया था, 1564 में इसने समाप्त कर दिया। और 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। किसकी, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, इलाही धर्म की स्थापना की।
दीन ए इलाही की स्थापना इसने की। तो 1562 में क्या हुआ, हरमदल से मुक्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया इसने। 1564 में क्या हुआ था, जजिया कर समाप्त किया। और 1582 में क्या हुआ, दीन ए इलाही की इसने स्थापना करी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको धीमे धीमे समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं अगला प्रश्न, 113वां प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी। इसको फांसी दिलवाई थी जहांगीर ने। जो सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इनको जो फांसी दिलवाई थी वो किसने दिलवाई थी, जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। कारण क्या था कि जो खुसरो था, खुसरो राजकुमार जो खुसरो था, जिसे हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, जो खुसरो था, इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जो खुसरो था उसका जो साथ दिया था वो दिया था गुरु अर्जुन देव ने। तो इसलिए जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दी, पांचवें गुरु को। ठीक है, अब अगला आता है, जहांगीर के शासन में भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था, हॉकिंस। ठीक है, कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में पहली बार आया। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पहली बार आया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई, बताइए। गुरु तेग बहादुर, अच्छा गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, बताएंगे। गुरु तेग बहादुर थे 9वें नंबर के। कौन से, 9वें नंबर के गुरु थे। और इनकी जो हत्या कराई थी वो औरंगजेब ने कराई थी। किसने कराई थी, औरंगजेब ने कराई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। ठीक है, किसने कराई थी, औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। अच्छा, अब अगला प्रश्न आता है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था। शिवाजी की माँ का नाम क्या था। अच्छा, ये गुरु तेग बहादुर की जो हत्या क्यों कराई थी, अगर इसके बारे में हम बात करें कि इनकी हत्या कराई क्यों गई थी गुरु तेग बहादुर की, तो ये था कि औरंगजेब ने इनसे कहा था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। तो इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया, इसलिए इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, अब अगला था, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। शिवाजी की माँ का नाम क्या था, तो शिवाजी की माँ के नाम का बात करते हैं। शिवाजी की माँ का नाम, चार विकल्प होंगे आपके पास, देखें ध्यान दें, साईबाई, तुकाबाई, जीजाबाई और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शिवाजी की माँ का नाम क्या था। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हम रिवीजन कर रहे हैं। आप बताइए शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई था शिवाजी की माँ का नाम। क्या था, जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। ठीक है, शिवाजी की माँ का नाम था। अब चलिए आगे आते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख कौन से मुगल बादशाह को कहते हैं, तो लंपट मूर्ख कहते हैं जहादार शाह को। किसको कहते हैं, जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। ठीक है, जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अब अगला है, जो फर्रुखसियर था इसे घृणित कायर कहा जाता है। क्या, घृणित कायर, घृणित कायर, इसे घृणित कायर कहते हैं। किसको, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते हैं। और मोहम्मद शाह को हम कहते हैं रंगीला बादशाह। इसे क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। और अगला क्या है, बहादुर शाह। तो जो बहादुर शाह था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, उसमें बहादुर शाह जो था वो विजयी रहा। और ये मुअज्जम के नाम से गद्दी पर, मुझे इसका पूर्व का नाम मुअज्जम था। इसका पूर्व का नाम क्या था, बहादुर शाह का, मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह का। अब आती है बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, 1600 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखें। अब
अगला क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। और जो 1764 है इसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का। और प्लासी का हुआ था 1757 में। अब प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्लासी के युद्ध के बारे में। तो जो प्लासी का युद्ध था 1757 में हुआ था, वो रॉबर्ट क्लाइव, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मतलब इन दोनों के बीच में, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला के मध्य। तो प्रश्न भी आ जाता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। इसने इसको सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अपनी सेना की जो टुकड़ी थी इसके पास बहुत बड़ी, उसको युद्ध में शामिल होने से रोक लिया और सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसका कारण क्या था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर से एक दुर्भी संधि कर ली कि तुम युद्ध में भाग मत लेना और सिराजुद्दौला का साथ मत देना, हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और इसने अपने राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया और ये सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, वो अंग्रेजों एवं मीर कासिम, जो 1764 में हुआ था वो अंग्रेज थे और इसमें कौन था, मीर कासिम था। अच्छा, ये मीर कासिम कहाँ से आया, मीर कासिम, जब 1757 का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने अपने वादे के हिसाब से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब जब मीर जाफर को नवाब बना दिया तो क्योंकि ये मीर जाफर थोड़ा अपना वो राजा वाला दिखा रहा था, तो इसको हटा के इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। अब क्योंकि इसमें क्या था कि इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी थी इन लोगों ने, तो उसमें जो इन्हें क्या बोलते राजस्व था वो अंग्रेजों के पास था, बाकी जो व्यवस्था इन्हें देखनी होती थी वो राजा को देखनी। तो जब राजा के पास राजस्व आएगा ही नहीं तो वो कैसे देखेगा, तो इनके खिलाफ मतभेद हो गया। तो मीर कासिम ने 1764 में, मीर कासिम था, इसके साथ नवाब का, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था इस मीर कासिम के साथ। और अंग्रेजों से युद्ध हुआ 1764 में, कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु अंगद। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु अंगद थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु अंगद थे। अच्छा, इनका हम बात करें, इन्होंने गुरु का लंगर, इन्होंने सॉरी गुरु अंगद बोल गया, गुरु नानक, सॉरी, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, गलत बोल गया मैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु अंगद नहीं, गुरु नानक थे। इन्होंने गुरु का लंगर, इन्होंने गुरु का लंगर, गुरु का लंगर, इन्होंने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। इन्होंने क्या किए, गुरु का लंगर नामक, अब जाते हैं जो आप किसी भी सिख धर्म का जो ये पूजा घर होते हैं इनमें कहीं भी जाएंगे तो इनके गुरु जो लंगर लगता है वहां देखेंगे आप, तो ये जो स्थापित किया था, शुरुआत जो करी थी वो गुरु नानक ने करी थी। किसने करी थी, गुरु नानक ने की थी। और जो गुरु नानक की मृत्यु है वो करतारपुर में हुई थी, करतारपुर में, जो अभी पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर है वहां पे, करतारपुर में हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु नानक के बाद जो गुरु बने वो बने गुरु अंगद बने। ठीक है, गुरु नानक के बाद जो बने वो गुरु अंगद बने थे और इन्होंने गुरुमुख लिपि, इन्होंने गुरु अंगद ने क्या किया, गुरुमुख लिपि, गुरुमुख मुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, इसका इन्होंने प्रारंभ किया। किसने, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, गुरु
अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। और गुरु अंगद के बाद जो तीसरे गुरु हुए वो हुए गुरु अमरदास। कौन हुए? गुरु अमरदास। ये तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास। कौन से? गुरु अमरदास, ये तीसरे गुरु हुए। इसके बाद जो चौथे गुरु हुए वो हुए गुरु अमरदास का गुरु रामदास। कौन हुए? गुरु रामदास। ठीक है, चौथे गुरु हुए थे गुरु रामदास हुए थे। रामदास ने क्या किया था? अमृतसर नगर की स्थापना करी। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करी। किसने? रामदास ने। अमृतसर नगर, अमृतसर नगर की स्थापना किसने करी? गुरु रामदास ने। अच्छा, अब आगे आते हैं। हरमंदर साहब का निर्माण किसने कराया? तो हरमंदर जो साहब है उसका निर्माण गुरु अर्जुन ने कराया। किसने कराया? गुरु अर्जुन ने। किसने कराया? गुरु अर्जुन ने। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आता है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो मैंने आपको बताया था कि जब 1757 में जब युद्ध हुआ था प्लासी का, तो उसमें जब अंग्रेज विजयी हो गए तो इन्होंने बंगाल की कुछ चीज़ें अपने हाथ में ले ली। जैसे सबसे बड़ा बात थी राजस्व संग्रहण, ये इन्होंने अपने हाथ में रखा। और बाकी की जो शासन व्यवस्था देखनी होती थी वो देखनी होती थी राजा को। तो जो द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की वो किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ की। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? अगला प्रश्न आता है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो ये किसने शुरू करी थी सहायक संधि? सहायक संधि करी थी वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने। सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? वेलेजली ने। ध्यान रखेंगे, सहायक संधि की शुरुआत करी थी वेलेजली ने। तो जो सहायक संधि है उसकी शुरुआत किसने करी थी? वेलेजली ने करी थी। अच्छा, जो व्यपगत का सिद्धांत था वो किसने दिया था? व्यपगत का सिद्धांत वो दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था कि अगर किसी राजा के पैतृक जो है संतान नहीं है तो उसका शासन जो है वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम जो वायसराय बना वो कौन बना? कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना भारत का प्रथम वायसराय। ये जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें उसके बाद क्या था, जो गवर्नर जनरल होता था उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। जो सत्ता थी वो कंपनी के बाद राजा के पास चली गई, ब्रिटिश राजा के पास चली गई। और जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाए। तो जो पहला वायसराय बना वो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।